Now, today's topic is another application of Gauss's law, that is a spherical shell of charge. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर दो, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी और दूसरा इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ये दो हमने चीजें पढ़ी थी। ठीक है, अब आज की टॉपिक में हमने एक स्फेरिकल शेल कंसीडर करना है। आपका ये स्फेरिकल शेल है, शोन ओवर हियर, जी स्फेरिकल शेल है। इसमें हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर की, ये भी एक क्लोज सरफेस है। इस शेल के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि टोटल जो आपका चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप में है तो सरफेस एरिया जो है 4πr², और साथ में डेल्टा हम सिग्मा लिख लेंगे। सिग्मा इज फॉर द सरफेस चार्ज डेंसिटी such as it might produce by spraying charge uniformly over the surface of a spherical balloon of radius r। आपका ये जो स्फीयर है हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, इट हैज अ रेडियस ऑफ r, और उसमें स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी की वैल्यू यानी चार्ज जो टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू 4πr² सिग्मा है। और हम इसकी फॉलोइंग थ्योरम कंसीडर करेंगे, अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज behave for external points as if all its charge were concentrated at its center। हम ये कंसीडर करेंगे कि ऐसे बिहेव करेगा, ये जो डॉटेड लाइंस हैं उसमें ऐसे शो हो रहा है कि तमाम के तमाम चार्जेस जो हैं दे आर कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर इनसाइड द स्फीयर, वो लाई कर रही है। A uniform spherical shell of charge exerts no electrostatic force on a charged particle placed inside the shell। यानी ये spherical shell of the charge है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई एक्सर्ट नहीं करेगा अगर इस पे कोई चार्ज जो है वो इनसाइड लाई करता है। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज में चार्जेस बिहेव कैसे कर रहे हैं कि फॉर एक्सटर्नल पॉइंट्स, उसके एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिहाज से चार्ज आर कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर, जबकि हम फॉर द इंटरनल पॉइंट कंसीडर करेंगे कि दे विल नॉट एक्सर्ट एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस इनसाइड द शेल। ठीक है, ये हमने इसमें कंसीडरेशन कर ली और इसके एक गॉसेस हमने ये दो रिलेशन के फॉर्म। अब देखिए किस तरह से गॉसेस लॉ जो है वो सिंप्लीफाई कर सकता है कि इस शेल के अबाउट जो स्फेरिकल शेल है उसमें चार्ज क्यों है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम कंसीडर करते हैं कि ये शेल सराउंडेड बाय टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल स्फीयर्स, दैट इज द गॉसियन स्फीयर। हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं कि दो आपके ये डॉटेड लाइंस में दो गॉसियन स्फीयर हैं, एक को S1 कह दिया है और दूसरे को हमने नाम दिया है बाय S2। ये दो इमेजिनरी स्फीयर्स हैं। फॉर symmetrical argument we conclude that the field can have only a radial component। ER के हम कंसीडर कर रहे हैं कि उसका रेडियल कंपोनेंट है, कोई नॉन रेडियल कंपोनेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। सपोज someone rotated the shell through some angle about a diameter when your back was turned, when you turn back you could use a probe of electric, यानी उसके रेडियल कंपोनेंट को हम कंसीडर करेंगे। इसके अलावा कोई अगर आप कंसीडर करें कि इसकी डायरेक्शन जो है, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन थ्रू आउट द रोटेशन, वो हम एट एनी पॉइंट कंसीडर करके ये एक रेडियल फॉर्म में उसकी डायरेक्शन हम कंसीडर करेंगे और अप्लाई अब करेंगे आप दो सर्फेसेस के लिए। और इन दो सर्फेसेस के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं एक सर्फेस जो है उसका रेडियस इट इज इक्वलेंट टू स्मॉल r, जबकि जो बड़ी सर्फेस है उसका रेडियस दैट इज इक्वलेंट टू कैपिटल R। स्मॉल r इसके अंदर हम कंसीडर कर रहे हैं कि सेपरेशन शेल का कि एक सेपरेशन डिस्टेंस है बिटवीन द चार्ज एंड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, उसकी गॉसियन सरफेस के बिटवीन ये लाई कर रहा है, फॉर विच हम अब गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। इसके लिए अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक आपका स्फेरिकल शेल है, ये आपका स्फेरिकल कोई शेल है और उसके अंदर चार्ज कंसंट्रेशन है। अब एक गॉसियन सरफेस
हम कंसीडर करते हैं ये है, और एक गॉसियन सरफेस हम आउटसाइड कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये डॉटेड लाइन जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं टू गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस को हम नाम देते हैं S1 का, और इसको S2 का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिहाज से यहाँ पे आपका जो ओरिजिन से लेके ये चार्जेस का जो स्क्वायर बन रहा है, इसका जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू R। ठीक है, इस रेडियस से, इस गॉसियन सरफेस से यहाँ तक का हम कंसीडर करके R है, और यहाँ से ये दूसरा जो सरफेस S1 है, इसका रेडियस इट इज इक्वल टू स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r इस पे कंसीडर कर। अब इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि आपका ये जो स्फेरिकल बैलून शेप है, इसमें ये दो कंसेंट्रिक सर्किल के गॉसियन स्फीयर S1 और S2 है। इसमें एक जो है वो इनर साइड ऑफ द शेल है, और दूसरा जो है वो आउटसाइड द शेल लाई कर रहा है। ठीक है, फॉर सिमेट्री हम ये कंक्लूड करते हैं कि रेडियल कंपोनेंट के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके लिहाज से आपका R जो है वो ऑब्वियसली नजर भी आ रहा है, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, अच्छा, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब हमें इसमें से फ्लक्स की जो डेंसिटी हम अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए E डॉट ds दैट इज द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस और एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हमने डिटरमिन किया था कि जो चार्ज है, क्योंकि ये स्फेरिकल बैलून शेप है, तो 4 पाई r स्क्वायर और सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दिस स्फीयर। ठीक है, अगर ये टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दिस स्फीयर है, अभी हम देखते हैं कि E का और ds का रिलेशन क्या है आपस में। अगर ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये देखिए ये एक कोई सरफेस है, ये आपने सरफेस कंसीडर कर ली, ये सरफेस इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसी डायरेक्शन में आपका E भी है, तो दोनों की डायरेक्शन इज द सेम। इट मीन्स के इनके दरमियान एंगल जो बन रहा है दैट इज ऑफ इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं कि आपका E ds cos 0 डिग्री इट इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर इस पे लिख सकते हैं तो E जो है इट विल रिमेन द सेम। तो E को हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट रिलेशन में E को हम बाहर भी निकाल सकते हैं फ्रॉम द, क्योंकि सरफेस जो क्लोज है दैट इज द ds फॉर्म। cos की वैल्यू जो है cos 0 इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, ये cos इक्वल टू 1 होगी, दैट इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमने इस रिलेशन तक लिख लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे कि अब हमने वैल्यू डालनी है किसकी, अगर ये आपका जो क्लोज सरफेस है इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल इट विल बी इक्वल टू s, और s जो है ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने ये रिलेशन किया है, तो रेडियस इट विल बी इक्वल टू r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम डिटरमिन कर सकते हैं, आप यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं E की वैल्यू। तो E की वैल्यू मैं यहाँ पे ऊपर करके लिख देती हूँ, E will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square। तो ये आपका रिलेशन आ गया फॉर अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज। इसमें जितने भी एक्सटर्नल पॉइंट्स होंगे, यानी फॉर द सरफेस एरिया S1 हमने कंसीडर किया कि S में जितने भी एक्सटर्नल पॉइंट होंगे वहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो। ठीक है, अब हमने कंसीडर करना है गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे एट द इंटरनल पॉइंट, ये हमारा आउटसाइड आ, ठीक है, ये आउटसाइड के पॉइंट आपके
अब हम कंसीडर करते हैं इंटरनल पॉइंट यानी S2। ये जो आपका ये है कि S2 द गॉसियन सरफेस, हम इसको कंसीडर करते हैं। अर्लियर हमने ये कंसीडर किया था कि जो जितना भी चार्ज है अगर बाहर से कोई होगा उसके लिहाज से सारा का सारा अंदर कंसंट्रेटेड है और कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी इनसाइड द शेल। अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्सपीरियंस नहीं होगी तो इट मीन्स कि कोई चार्ज जो है देयर इज नॉट नो चार्ज इनक्लोज इनसाइड द शेल। अगर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है तभी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगी। ठीक है, अगर ये जो S2 आपका ये जो S2 गॉसियन सरफेस है इसमें दो कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है तो हम गॉसियन लॉ की क्या रिलेशन बन जाएगी कि Q विल बी इक्वल टू 0। ये Q इक्वल टू 0, इट विल बी इक्वल टू 0। अब इसके हाथ से देखिए सरफेस तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। इसके रिलेशन में आपका ये आ गया ना, जब ये इक्वल टू 0 हो गया तो जो आपका सरफेस है इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो सरफेस की तो एक डायमेंशन है, उसकी एक मैग्नीट्यूड है। सरफेस अगर इक्वल टू 0 नहीं हो सकता तो इट मींस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0। सो हियर वी कंक्लूड दैट कि जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं इनसाइड द स्फेरिकल शेल ऑफ द चार्ज है वो इलेक्ट्रिकली फ्री रीजन है, उसमें कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। और उसके अंदर हम ये रिजल्ट करते हैं कि कितने भी स्फेरिकल शेल ऑफ चार्जेस हैं और जिसके अंदर हैज नॉट यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी नॉट होल्ड इफ द सरफेस, ये हमारा जो रिलेशन है इट ओनली होल्ड्स फॉर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। और उसमें ये कहते हैं कि बाहर के लिहाज से सारी जो है वो चार्जेस कंसेंट्रेटेड इनसाइड द स्फीयर, कोई चार्ज एंक्लोज नहीं है। अगर कोई चार्ज एंक्लोज नहीं है इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कोई एक्ट नहीं करती। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आउटसाइड विल बी इक्वल टू दिस एंड इनसाइड विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हमने डिटरमिन कर ली है। और इसकी वैल्यू डिटरमिन करने के बाद अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर एनी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि अगर कोई चार्ज लाई करेगा तो इट इज ऑब्वियस कि आपकी उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करे। अच्छा, अब इसमें जो अब स्फीयर वाली जो 0 पॉइंट की हम बात करते हैं इनसाइड द स्फीयर वो 0 होता है क्योंकि हमने ये दो रिलेशन हम कंसिडर की थी। देखो ये शुरू में ही हमने बात की थी। अब ये देखिए अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज एक्सर्ट नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर वो यूनिफॉर्म शेल एक्सर्ट नहीं करके जब भी कोई पार्टिकल अगर आउटसाइड कोई एक्सटर्नल पॉइंट लाई करेगा तो वो उसके लिहाज से उससे देख क्या करेगा, वो कंसिडर करेगा कि जितना भी चार्ज है एक स्फीयर में इट इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, यानी उसको जो है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो है इन्फ्लुएंस रिसीव होगा। लेकिन अगर वो कोई टेस्ट चार्ज जो है वो इनसाइड द स्फीयर लाई करता है तो उस इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। अगर वो एक्सपीरियंस कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं कर रहा तो इट इज ऑब्वियस कि इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज अवेलेबल नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल ना होने का मतलब क्या है कि कोई चार्ज ही एग्जिस्ट नहीं करता इनसाइड। अच्छा, आउटसाइड हम दो गॉसियन सरफेस इस वक्त कंसीडर कर रहे हैं, एक एक्सटीरियर में कंसीडर कर रहे हैं और एक इंटीरियर में कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे जो सॉलिड लाइन है आप ये देख सकते हैं, ये जो आपकी गॉसियन सरफेस है इसमें ये जो सॉलिड ये जो लाइन है ये आपकी डॉटेड लाइन के उसमें फॉर्म में शो हो रही है। दिस इज द स्फीयर जिसके अंदर कंसेंट्रेशन ऑफ यहाँ पे, और किसी भी कंडक्टर से इसी से हमने कंक्लूड करते हैं बाद में भी कि जितना भी कोई भी कंडक्टर है उस कंडक्टर में चार्ज उसके ऊपर आउटसाइड द इंटीरियर लाई करता है, इनसाइड द कंडक्टर कोई चार्ज नहीं लाई करता, जब भी उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता। तो गॉसियन सरफेस इज इमेजिनरी सरफेस, वो हम इनसाइड भी कंसीडर कर सकते हैं और आउटसाइड भी कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ पे दो केसेस कंसीडर कर रहे हैं, एक S1 सरफेस है जो कि आउटसाइड लाई कर रही है उस स्फीयर के, जो कि स्फीयर ऑफ
सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और एक सरफेस है गॉसियन S2 which is lying inside, which is the imaginary surface lying inside the spherical distribution of charges. Now the spherical symmetrical charge distribution. अब spherical distribution of charge of radius r जो आप फिगर 27.11 27.11 ये spherical distribution of charge है। ये आपको डॉटेड लाइंस में नजर आ रहा है, ये spherical distribution of charges उसके अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है। और here the charge is distributed throughout the spherical volume। पहले उसमें क्या था, एक सर्कल की फॉर्म बनाई हुई थी, ठीक है, एक सर्कल सा था, जिसे आप ऊपर देख लें, ये देखें यहाँ पे चार्जेस एक सर्कल बना रहे थे, इनसाइड कोई चार्ज नहीं लाई कर रहा, लेकिन यहाँ थ्रू आउट द स्फीयर, पूरे स्फीयर के अंदर चार्जेस लाई कर रहे हैं, पूरे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर में चार्जेस, ठीक है। तो स्फेरिकल वॉल्यूम के अंदर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और हम फॉर द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम रो की फॉर्म में लेते हैं, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसमें चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो इज कांस्टेंट, ठीक है। और ये डिपेंड करता है आपकी रो जो है वो डिपेंड करता है एट एनी पॉइंट, डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट चार्ज फ्रॉम द सेंटर, और ये हम कंसिडर करते हैं फॉर सिमेट्रिकल की कंडीशन किसी भी पॉइंट से, ये कोई भी आप एक पॉइंट लें उसका जिससे सेंटर के साथ जो डिस्टेंस है उससे हम रो की वैल्यू मेजर करते हैं, दैट इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। Rho may be a function of r but not of any angular coordinate। ये जो रो है हम इसको फंक्शन ऑफ r कंसीडर कर सकते हैं, यानी ये डिपेंड करता है सेपरेशन डिस्टेंस के पॉइंट से, सेपरेशन डिस्टेंस जो है उसके रिलेशन से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और किसी पॉइंट से हम इसको कंसीडर नहीं करें। यानी अगर आपने डिटरमिन करना है फॉर एनी पर्टिकुलर पॉइंट, अब हम एज्यूम करते हैं इसके ऊपर एक गॉसियन क्लोज सरफेस हम एज्यूम कर रहे हैं, एक सरफेस जो है वो आउटसाइड लाई कर रही है, ये देखें ये पूरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है विच हैज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, और उसकी आउटसाइड एक आपने डॉटेड लाइन में गॉसियन सरफेस कंसीडर की। इसी तरह आप ये कंसीडर करें ये एक गॉसियन सरफेस है विच इज लाइंग इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ दैट स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज, दो हमने इसमें कंसीडर कर ली। अब इसके लिहाज से अब ये भी आप देख सकते हैं कि अगर ये हम कंसीडर करें तो ये वाला रेडियस जो है द सेंटर, ऑब्वियसली स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है, इसके लिहाज से जो है बात करें, और अगर ये रेडियस आप इस तरह से कंसीडर करें तो इसमें ये स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो रेडियस के हम डिस्टेंस जो है ये आपका एक पॉइंट से पूरे सेंटर के पॉइंट से डिस्टेंस की कंसेंट्रेशन करता है। अब आपने डिटरमिन करना है, नाउ यू हैव टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिटरमिन करने के लिए हमें पता है कि वी आर ओनली कंसीडरिंग द रेडियल कंपोनेंट, तो रेडियल कंपोनेंट के लिहाज से जैसे पहले निकाला था स्फेरिकल चार्ज में, तो उसकी वैल्यू जो है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर। अब ये q ओवर r स्क्वायर जो वैल्यू है इसमें r इज द कांस्टेंट इंटीग्रल ओवर r, यानी उस r कांस्टेंट इंटीग्रल में टोटल चार्जेस ऑफ द स्फीयर जो है वो q है, और ये क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो हम कंसीडर करते हैं कि फॉर पॉइंट्स आउटसाइड ऑफ स्फेरिकली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द वैल्यू दैट इट वुड हैव इफ द चार्ज वर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। यानी जिस तरह से पहले केस में हमने कंसीडर किया था कि आउटसाइड इंटीरियर हम ये कंसीडर कर रहे थे चार्ज, इसी तरह यहाँ भी हम ये कंसीडर करेंगे कि आपका ये जो फिगर 11.a है, 11.a के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये आउटसाइड एक्सटीरियर लाई कर रहा है, और जिस तरह से पहले कंसीडर कर रहे थे कि एक्सटीरियर गॉसियन सरफेस के लिए तमाम चार्ज इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द सर्किल, तो उसकी वैल्यू हमने कंसीडर की थी दैट वाज इक्वल टू ER * 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और r के सेम वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, अब ये सेम वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, अभी इसमें कंसीडर करते हैं फॉर द फिगर 11.b। अब 11.b में पहले केस में क्या था, क्योंकि उसमें चार्जेस जो थे दे वर नॉट कंसंट्रेटेड
कंसंट्रेटेड होल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड नहीं थे, एक लाइन में थी, उसके आउटसाइड हम रेडियस में हम ये कंसिडर करते थे। ये देखो यहाँ पे ये चार्जेस इस फॉर्म में थे, इसके पूरे सरफेस को कवर नहीं कर रहे थे, जबकि इस केस में ये पूरे सरफेस के अंदर ये कवर कर रहे हैं, पूरे उसकी सरफेस के अंदर लाए कर रहे हैं। तो इसके लिहाज से अब जो हमारा गॉसियन सरफेस हम फॉर फिगर 11.b देखते हैं, इसमें स्मॉल आर इज लेस देन द कैपिटल आर हम ये कंसिडर कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, ये देखिए इसका रिलेशन हम बाय द गॉसेस लॉ इस तरह से डिटरमिन करते हैं कि क्यू डैश इज द, क्या कंसिडर करते हैं, चार्ज की डेंसिटी है। इट इज द चार्ज इज द पार्ट ऑफ क्यू कंटेन्ड विद इन द सरफेस। इसकी वैल्यू कम क्यों है? क्योंकि हमने जो ये गॉसियन सरफेस कंसीडर की है, ये गॉसियन, इसमें से कुछ चार्जेस जो है वो बाहर की तरफ भी लाई कर, ठीक है, बाहर की तरफ लाई के नहीं, इसमें ये जो गॉसियन सरफेस है इट इज नॉट इनक्लोजिंग ऑल द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, इट इज इनक्लोजिंग सम चार्जेस एंड सम चार्जेस आर लाइंग एक्सटीरियर। तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं बाय क्यू डैश। तो क्यू डैश को रिप्लेस करते हुए हमने इसकी रिलेशन बनाया, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ई 4 पाई आर स्क्वायर की फॉर्म में हमने किया। इसकी रिलेशन किससे है कि आपने क्यू चार्ज को लिया है, जो टोटल फ्लक्स था, टोटल फ्लक्स वाज इक्वल टू, अगर इसको कंसीडर करें, अब इसमें देखें कि अगर हम कंसीडर करते हैं गॉसियन सरफेस का ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें मैं थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद लिखूंगी कि एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ ले जाती हूँ, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बार। अब ई डॉट डी ए जो एरिया है, अगर हम इसके लिए, ये आपका ई तो कांस्टेंट है, तो इसके लिहाज से डी ए अब आपका बन गया, या आप लोग नोट करते जाए। अब जो एरिया है, एरिया विल बी इक्वल टू 4 पाई आर सी, क्योंकि अगेन स्फीयर है। तो यहां से भी हमारा रिलेशन क्या बनता है, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बार ओवर आर स्क्वायर। ये आपका पार्ट है। अब ये जो क्यू बार है, इट इज द पार्ट ऑफ चार्ज क्यू, इट इज नॉट द टोटल चार्ज क्यू, क्योंकि सम पॉइंट्स आर लाइंग आउटसाइड द चार्ज, तो हम ये क्यू बार को कंसीडर करते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ द चार्ज क्यू। तो इसको कंबाइन करके हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि विद इन द स्फीयर ऑफ रेडियस, इस शेल के कंसीडर में क्यू जो चार्ज है, अगर हम कंसीडर करें, ये आपका इनसाइड के अंदर है, इनसाइड है, और आउटसाइड जो है दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट स्फीयर है। ठीक है, तो हम ये कंटिन्यू करते रिलेशन को। तो अब इस रिलेशन से हम ये देख सकते हैं, फॉर दैट अगर हम इसी के केस में, इसी के केस में ये देखें, तो बाहर वाला जो एक्सटीरियर सरफेस था दैट वाज इक्वल टू कैपिटल आर। अगर हम फिगर 11.b को ही कंसीडर करें, तो इन रिलेशन को अगर आप इन द फॉर्म ऑफ 4 पाई आर क्यूब की फॉर्म में होंगे, ठीक है, 4 पाई आर क्यूब, क्योंकि सरफेस है ना, क्यूब की फॉर्म में होंगे। तो अब इन दोनों को अगर आप रिलेट करें, तो आपका जो चार्ज है इट विल बी इक्वल टू, अगर इसको दोनों को हम रिलेट करें तो क्यू बार ओवर क्यू, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू, कैंसिल होने के बाद ये 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ये कैंसिल, ठीक है। तो आपका रिलेशन इसी को यूज करते हुए किया हमने। हम ये बात करेंगे कि क्यू बार विल बी पार्ट ऑफ क्यू हैविंग आर ओवर आर, ठीक है, आर ओवर आर ओवर 3, क्योंकि हम इसमें ये कंसिडर कर रहे हैं फिगर अपनी दिस वन, ये फिगर हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं। इस फिगर के कंसिडर करते हुए अगर आप ये देखें
तो ये आपको क्लियर होगी कि यहाँ पे ये जो आपकी फिगर है इसके लिहाज से आपको शो करवाती हूँ ऑन द स्लाइड। ये आपकी 11 पॉइंट डी की जो फिगर है इसमें ये एक्सटीरियर पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, 11 पॉइंट डी को कंसीडर करते हुए ये एक्सटीरियर पॉइंट और ये इंटीरियर पॉइंट, उनको रिलेट किया कि हमने चार्ज की वैल्यू निकाली कि चार्ज इसके लिहाज से क्या होगा। तो चार्ज का रिलेशन विल बी इक्वल टू क्यू बार इज इक्वल टू आर ओवर आर की फॉर्म बन जाती है। तो इस रिलेशन से वी कैन डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने ये कंसीडर किया हुआ है। इसके अंदर क्यू बार की वैल्यू हमने इसमें पुट की, क्यू बार इन द रिलेशन ऑफ क्यू थी, और जब ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आ गया। और ये रिलेशन जो है इट इज यूज फॉर यूनिफॉर्म स्फीयर व्हेन आर इज लेस देन आर।